वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे कि कॉनकेव मिरर के द्वारा अगर इमेज का फॉर्मेशन करना है तो वो कौन कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं और इन रूल को हम फॉलो करके अगर कॉनकेव मिरर में इमेज ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशन पर अगर रखा जाए तो उसके द्वारा इमेज किस तरह, इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज का साइज़ कैसा होगा, इमेज का नेचर क्या होगा, इसके बारे में भी जानेंगे। और इसके साथ साथ हम अगर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन है तो उससे उसका रे डायग्राम किस तरह से बनेगा, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरुआत शुरू करते हैं कि रूल्स कौन कौन से हैं। तो रूल्स फॉर फाइंडिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। तो पहला रूल्स होता है, इफ़ इंसिडेंट रे इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे पासिस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मतलब है कि अगर इंसिडेंट रे किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कहाँ से पास होके जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होके जाएगी। तो पहला रूल क्या है कि अगर इंसिडेंट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर वो इस मिरर पर स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास होके जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होकर जाएगी। सेकेंड रूल ये कहता है, इफ़ इंसिडेंट रे पासिस थ्रू एफ, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होकर जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो रेड वाली है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो क्या हो जाएगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। नंबर थर्ड रूल ये फॉलो करना है कि व्हेन इंसिडेंट रे पासिस थ्रू सी, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर से, स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो कहने का मतलब है कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो उसी पाथ में वापस आएगी। फोर्थ रूल ये कहता है, व्हेन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स एट पी। तो फोर्थ रूल क्या बोलता है कि इफ़ इंसिडेंट रे पास से स्ट्राइक्स एट पी एंड मेक सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इंसिडेंट रे पोल पर, पोल मतलब पी मतलब पोल, मिरर के पोल पर स्ट्राइक कर रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएगी। तो ये 4 रूल्स हैं जो आपको रे डायग्राम बनाने में हेल्प करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वो किस तरह से इनका फॉर्मेशन होगा। बच्चों, हम ये जानेंगे कि इन रूल्स को फॉलो करके अगर कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन है तो उससे रे डायग्राम किस तरह से बनेगा, और हम ये भी जानेंगे कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज का साइज़ क्या होगा और इमेज की नेचर क्या होगा। सब डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम देखेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट इज़ दैट विच वी आर लुकिंग, ऑब्जेक्ट वो है जिसे हम देख रहे हैं। और इमेज क्या होती है कि इमेज का मतलब होता है कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा हुआ है तो वो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा, ये उसके थ्रू जो है इमेज बनती है। अब इमेज जो होती हैं वो 4 टाइप्स की हो सकती हैं। पहला होता है इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज का मतलब है कि हमने एक इरेक्ट इमेज का मतलब है एक एरो लगा दी अप साइड में। अगर इन्वर्टेड इमेज है तो उस इरेक्ट इमेज का अगर अपसाइड डाउन व्यू है तो वो क्या बन जाती है, इन्वर्टेड इमेज। रियल इमेज का मतलब होता है कि अगर इमेज मिरर के इन फ्रंट बन रही है, मिरर के सामने बन रही है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है, तो वो रियल इमेज होती है। इसी तरह से वर्चुअल इमेज का मतलब होता है कि अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, तो वो क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम इसको इमेज फॉर्मेशन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इस तरह से एक चार्ट में बना लिया जिससे कि ये रे डायग्राम आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की साइज़ और नेचर ऑफ इमेज के बारे में एक कॉलम बना लिया। और उसमें अब हम देखेंगे कि अगर हम
ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशन पर होता है तो उससे क्यों इमेज कहाँ बनती है, उसकी साइज़ कैसी होती है, उसका नेचर कैसे होता है। तो बच्चों अब हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। तो एक रे यहाँ से आ रही है, ये वाली रे यहाँ से आ रही है, तो ये यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, पहला वाला रूल फॉलो हो रहा है फर्स्ट, कि अगर इंसिडेंट रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो कहाँ से पास होके जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होके जाएगी। तो ये जो रे आ रही है इस पर आ रही, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कहाँ से पास होके गई, वो गई प्रिंसिपल फोकस से पास हो गई। दूसरी क्या है कि अगर दूसरी वाली रे भी ऐसे आ रही है तो वो भी कहाँ से पास होगी, यहाँ से आ रही है, तो ये कहाँ से पास होके जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। तो इमेज कहाँ पर बनी है, वो इमेज बनी है एफ पर, मतलब प्रिंसिपल फोकस पर बनी है। अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी। अब हमें जानना है कि साइज़ क्या होगा। तो साइज़ आप देख रहे होगे कि ये पॉइंट साइज है। पॉइंट साइज का मतलब होता है हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी बनती है, हाईली डिमिनिश्ड होती है, इसलिए हम इसे पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं। अब हम वहाँ पे लिखा हुआ है कि नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों बोला, क्योंकि वो कहाँ बन रही है, इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के सामने बन रही है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है, इसलिए वो रियल है। अब हमने कहा कि इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि उसका अपसाइड डाउन व्यू है, मतलब इमेज जो है वो अपसाइड डाउन में, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा था बट इमेज ऐसी बन रही है। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड सी के पीछे रखेंगे। तो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सी के पीछे रखा है। तो हम जब सी के पास, यहाँ सी के पीछे रखेंगे तो क्या होगा कि एक रे यहाँ से जाएगी तो क्या हो जाएगी, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से पास होगी, रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। फिर सेकंड कि जो ये वाली रे है वो कहाँ से होगी, सी से पास होगी। ये वाली रे कहाँ से होगी, सी से पास होगी। तो क्या करेगी, उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हुआ, थर्ड रूल, कि सी से पास हुई तो सी से ही वापस आएगी। तो ये जो इमेज है वो कहाँ पर हमें मिल रही है, सी और एफ के बीच में। तो आपका अगर हमने सी के पीछे रखा है ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ मिल रही है, इमेज की पोजीशन एफ और सी के बीच में, या सी या एफ के बीच में मिल रही है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा रखा है लेकिन इमेज क्या बन रही है, बहुत ही छोटी बन रही है। कहने का मतलब है कि इमेज जो है डिमिनिश्ड हो गई, छोटी बन गई। अब छोटी बन गई तो इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल होगा। रियल क्यों, क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के सामने बन रही है, इन फ्रंट बन रही है, और इसका अपसाइड डाउन बन रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट इरेक्ट ये रखा हुआ है तो उसका क्या बन रहा है, अपसाइड डाउन व्यू बन रहा है, इसलिए ये क्या हो गई, इन्वर्टेड हो गई। अब हम थर्ड में देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी पर है, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन जैसे हमने लिखा कि ये ए बी जो है ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ए सी पर रखा है, तो सी पर रखने पर इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो पहली जो रे आएगी, इंसिडेंट रे जाएगी, वो कहाँ ऐसे जाएगी। तो अब वो किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होगी, एफ से पास होगी। तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास हो गई, प्रिंसिपल फोकस से पास हो गई। दूसरी कहाँ से हो गई, प्रिंसिपल फोकस से पास हुई, तो वो कहाँ हो जाएगी, बिकम्स पैरेलल। यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है कि अगर सेकंड रूल की अगर इंसिडेंट रे कहाँ से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, तो देन रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगी तो क्या हो जाएगी, बिकम्स पैरेलल। तो इमेज हमें कहाँ मिल रही है, ए डैश बी डैश पर, मतलब किस पॉइंट पर मिल रही है, सी पॉइंट पर। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे तो उसकी इमेज हमें कहाँ पर मिलेगी, सी पर मिलेगी। और आप देख रहे होंगे कि अगर इसके साइज़ की बात करें तो जैसा यहाँ पर साइज़ है सेम वैसे ही साइज़ यहाँ बन रहा है। तो ये साइज़ कैसा हो गया, इसका सेम साइज़ हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है कि इमेज जो है वो कहाँ बन रही है, मिरर के सामने बन रही है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है, इसलिए रियल है। अब इन्वर्टेड क्यों है, क्योंकि इसका इस ऑब्जेक्ट का अपसाइड डाउन व्यू बन रहा है, इसलिए इन्वर्टेड है। तो इसका नेचर कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। तो बच्चों को हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, जहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी और एफ के बीच में रखी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखी है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए बी एक ऑब्जेक्ट है जिसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है सी और एफ के बीच में है। तो सी एंड एफ के बीच में रखने पर एक रे जो है वो इंसिडेंट रे
जो है वो क्या हो जाएगी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। और सेकंड रे क्या होगी, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो जैसा कि हमने रूल में पढ़ा था कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो उसी पाथ में रिट्रेस हो जाती है, उसी पाथ में वापस आ जाती है। तो जो दोनों रे जहाँ पर मीट करेंगी वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो दोनों रे यहाँ पर मीट हो रही हैं ए डैश बी डैश पर, जिसके कारण इसकी जो पोजीशन है, इमेज की पोजीशन, वो कहाँ बन रही है, सी के पीछे बन रही है। तो अगर हम सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की इमेज की पोजीशन जो है वो कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी बनती है। अब हम देखते हैं कि इसका साइज़ कैसा है। तो आपने यहाँ देखा कि ऑब्जेक्ट इतना है और इमेज इतनी बड़ी है, तो साइज़ जो है वो क्या हो गया, एनलार्ज हो गया। और ये भी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, इसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल का मतलब आपको मैंने पहले बताया था कि जो है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर बना है, और दूसरा इस ऑब्जेक्ट का अपसाइड डाउन व्यू है, उल्टा व्यू बना है, इसलिए ये क्या हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर एफ पर रखी है, प्रिंसिपल फोकस पर रखी है, तो हमने ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन कहाँ पर है, एफ पर है। तो एफ पर रखने पर जो रे होगी, इंसिडेंट रे, वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। और दूसरी रे जो होगी वो सी से पास होगी, और सी से पास होने पर रिफ्लेक्टेड रे सी को ही रिट्रेस करेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बन रही है। तो बच्चों आपने ये देखा कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन एफ पर है तो इमेज कहाँ बन रही है, एट इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पर अगर कोई भी इमेज बनती है तो वो बहुत ही हाईली एनलार्ज्ड होती है, बहुत बड़ी बनती है, इसलिए हम इसका जो साइज़ होगा वो क्या हो जाएगा, हाईली एनलार्ज हो जाएगा। और ये भी कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, क्योंकि ये रियल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि वो इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है। और दूसरी बात है कि इन्वर्टेड का मतलब है कि कहीं भी इमेज बने इन्फिनिटी में वो उसका अपसाइड डाउन व्यू ही बनेगा। अब हम नंबर 6 पर आते हैं। नंबर नेक्स्ट है कि अगर ऑब्जेक्ट पी पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा है, तो अब हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बन रखा है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, यहाँ पर हमने रखा है। तो वो क्या करेगी कि एक तो पी से स्ट्राइक करेगी एंड मेकिंग सम एंगल, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल फॉर्म करेगी। ये हो गया। दूसरा जो रे होगी वो क्या होगी, सी से पास होगी और सी को ही ट्रेस करेगी, सी के पाथ में ही दोबारा चली जाएगी। तो ये दोबारा जाके क्या हो जाएगी, बिहाइंड द मिरर, दोनों रे बिहाइंड द मिरर मिलेंगी, जिसे हम ए डैश बी डैश कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर बन रहा है, बिहाइंड द इमेज कहाँ पर बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम ऑब्जेक्ट पी एंड एफ के बीच में, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, बिहाइंड द मिरर। तो इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। और हमने देखा कि ऑब्जेक्ट हमारा इतना था और इमेज जो है वो बहुत ही एनलार्ज बनी है, तो यहाँ पर इमेज कैसी हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी। बट इन्फिनिटी पर अगर कोई रखी जाती है तो वो बहुत ही हाईली एनलार्ज होती है, इसलिए ये तो हाईली एनलार्ज होगी, लेकिन ये बिहाइंड द मिरर बन रही है लेकिन एनलार्ज होगी। अब यहाँ पर आपने देखा कि ऑब्जेक्ट इरेक्ट है और इमेज की पोजीशन आप देखो तो इमेज की पोजीशन भी इरेक्ट है, तो नेचर कैसा हो जाएगा, इरेक्ट। और वर्चुअल क्यों बना, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बना है। तो इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर बनी होने के कारण इसका नेचर क्या हो जाएगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो बच्चों आपने इसमें ये समझा कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफरेंट पोजीशन जहाँ जहाँ रखी जाती है, ऑब्जेक्ट को जिस डिफरेंट पोजीशन पर रखा जाता है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी इमेज भी चेंज होती है, उसका नेचर भी चेंज होता है, उसका साइज़ भी चेंज होता है। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिया जा सकता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको दी जाएगी, उससे रिलेटेड आपसे बोला जाएगा कि आप इमेज बताओ कि इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, इमेज का साइज़ क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा, और इससे रिलेटेड आपको रे डायग्राम बनाने भी आता है। बच्चों अभी तक हमने कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम और उसके रे डायग्राम को बनाने के लिए उसके रूल्स को फॉलो किया था। इसी तरह से अब हम ये जानेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर कौन कौन से रूल फॉलो करता है, और अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को
डिफरेंट पोजीशन को देखें तो कॉन्वेक्स मिरर किस टाइप के इमेज का फॉर्मेशन करता है, इमेज का साइज़ कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है और उसकी इमेज की पोजीशन क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू जो इमेज फॉर्मेशन है उसके लिए कौन कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं। तो ये 2 रूल को फॉलो करता है। फर्स्ट रूल ये कहता है कि इफ़ इंसिडेंट रे इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देन द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। तो हमें ऐसा लगेगा अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे हमें प्रिंसिपल फोकस से आती हुई दिखाई देगी, मतलब डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी। सेकेंड रूल ये कहता है कि व्हेन इंसिडेंट रे मूव्स टुवर्ड्स सी, अगर इंसिडेंट रे सी के ओर मूव करती है, सी की ओर मूव करती है, देन रिफ्लेक्टेड रे रीट्रेसेस इट्स पाथ, तो रिफ्लेक्टेड रे सी के पाथ को ही फिर से फॉलो करेगी। तो ये 2 रूल जो हैं वो हमें फॉलो करते हैं फॉर कॉन्वेक्स मिरर के केस में, जिससे कि हम इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा और उसके रे डायग्राम को बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अब हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कब होता है, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफरेंट हो। तो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पर होती है तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा उसको देखते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पर है, तो हमने सपोज़ किया ए बी एक ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी पर रखे हुए हैं, तो इनकी जो रेज़ आएगी वो क्या होगी, पहला रूल यहाँ फॉलो हो रहा है कि अगर वो पैरेलल है तो वो कहाँ से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी, कि वो प्रिंसिपल फोकस से आती हुई हमें अपीयर होगी, हमें दिखाई देगी। इसी तरह से दूसरी भी रे, तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ पर बन रही है, एट एफ, ये कहाँ पर बन रही है, एफ पर बन रही है और इस मिरर के बिहाइंड बन रही है। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो साइज़ कैसा है, पॉइंट साइज़ है, मतलब हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत ही छोटा बन रहा है। और नेचर की बात करें जाए तो ये क्या है, इरेक्ट है एंड वर्चुअल है। इरेक्ट का मतलब है कि उसका जैसी ऑब्जेक्ट की साइज़ है वैसा ही इमेज की साइज़ है इन द इरेक्ट है, वैसे ही। और यहाँ पर वर्चुअल का मतलब है कि बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड बनने के कारण ये क्या है, वर्चुअल है। तो नेचर क्या हो गया इमेज का, इरेक्ट एंड वर्चुअल। अब हम दूसरी पोजीशन देखते हैं ऑब्जेक्ट की, जो कि कहाँ पर है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी। अब हमने सपोज़ किया कि ये कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर पोल है और यहाँ ये कोई इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के बीच में हमने, इन्फिनिटी और पोल के बीच में हमने कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो सपोज़ करो ए भी एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने यहाँ रखा हुआ, तो इसमें से जो रेज जाएंगी वो क्या होंगी, जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमें लगेगा कि वो प्रिंसिपल फोकस से अपीयर हो रही है, डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही। और दूसरी जो है वो सी से जाएगी तो उसी के पाथ को रीट्रेस कर लेगी। तो इमेज कहाँ पर बन रही है, इमेज ए डैश बी डैश कहाँ पर बन रही है, पोल और एफ के बीच में बन रही है और बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो इमेज की पोजीशन क्या है, बिटवीन पी एंड एफ। तो इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन पी एंड एफ बन रही है। और ये क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट से अगर इसे कंपेयर करें तो हाईली डिमिनिश्ड है, मतलब डिमिनिश्ड है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये डिमिनिश्ड है। और दूसरी बात है कि ये इरेक्ट है, जैसा ये ऑब्जेक्ट इरेक्ट है वैसे ही इमेज की भी डायरेक्शन इरेक्ट है, तो इरेक्ट हो गया। और वर्चुअल क्या है, क्यों है, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो इरेक्ट और वर्चुअल इसकी नेचर हो गया, इमेज का नेचर जो है वो क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। तो बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं भी दी जा सकती है और उससे रिलेटेड इमेज की पोजीशन, उसका नेचर और उसके साइज़ के बारे में पूछा जा सकता है, लिखने आ सकता है, और रे डायग्राम भी बनाने को आते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है जिसमें रे डायग्राम के बारे में पूछा जाता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर के बारे में पूछें चाहे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पूछें। जो हम जानेंगे कि स्फेरिकल मिरर द्वारा जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो उससे रिलेटेड साइन कन्वेंशन के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ हम मिरर फार्मूले को भी जानेंगे, उसके साथ साथ हम
मैग्नीफिकेशन को भी जानेंगे और हम स्फेरिकल मिरर के यूजेस की भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर के द्वारा जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो ये कहने का मतलब है कि जब हम स्फेरिकल मिरर द्वारा लाइट के रिफ्लेक्शन को डील करते हैं, कहने का मतलब है कि जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो कि स्फेरिकल मिरर चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो हमें साइन कन्वेंशन के एक सेट की ज़रूरत होती है, जिसे हम एक कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मेथड से निकालते हैं। इस साइन कन्वेंशन में आप ये बच्चों देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा लेफ़्ट साइड में रखा जाता है। कोई भी मिरर है उसके लेफ़्ट साइड में रखा जाता है, जो ये बताता है कि ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज़ जो मिरर पर गिर रही हैं वो हमेशा लेफ़्ट साइड पर ही आएंगी। सेकेंड थिंग इसमें ये समझ में आ रही है कि जितनी भी इंसिडेंस रेज़ हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं वो पोल से मेजर्ड की जाएंगी। अब इसमें यह एक बात ध्यान देने वाली है कि जो डिस्टेंस मिरर के लेफ़्ट में होंगे वो हमेशा नेगेटिव ली जाएंगी और जो डिस्टेंस टुवर्ड द राइट होंगी वो हमेशा पॉजिटिव ली जाएंगी। इसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से अबव हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती हैं, और हाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर होती हैं, डाउनवर्ड्स होती हैं, वो हमेशा नेगेटिव ली जाती हैं। तो ये न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है। इसको हम एग्जामिन करके कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अलग अलग साइन कन्वेंशन बता सकते हैं। जैसे कि बच्चों साइन कन्वेंशन बताने से पहले हम उसको डिनोशन भी करते हैं, उसे किसी सिंबल से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको जानते हैं पहले। तो पहले कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, उसका फोकल लेंथ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दिया रहेगा। तो वो जो वर्डिंग होगी उसको हमें किस तरह से समझना है। तो जैसे ये दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा हम यू से डिटरमाइन करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है, ऑब्जेक्ट की हाइट को हम ho से रिप्रेजेंट करते हैं, और इमेज की हाइट को हम hi से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि कॉनकेव मिरर के द्वारा कौन से साइन कन्वेंशन हो सकते हैं। जैसे कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहती है, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहती है, इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहती है, और इसके अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है या नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है कि इमेज जो है वो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी और इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी। लेकिन एक केस जब इमेज जो है पॉजिटिव होगी, मतलब इमेज इरेक्ट या वर्चुअल, सिर्फ एक केस में बनती है, जब ऑब्जेक्ट पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा जाता है तब इमेज पॉजिटिव बनती है और इमेज का जो नेचर होता है वो इरेक्ट एंड वर्चुअल होता है। हाइट या साइज़ दोनों एक ही बात है। हाइट या साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे हम ho से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और इमेज की हाइट हमेशा नेगेटिव होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि सिर्फ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, बाकी सभी नेगेटिव हैं। तो आप इस तरह से भी साइन कन्वेंशन को याद रख सकते हो कॉनकेव मिरर के, कि कॉनकेव मिरर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। इसी तरह अब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होती है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, और जो इमेज बनेगी उसका नेचर इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा, और इमेज जो होगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होती है, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर के साइन कन्वेंशन देखें तो इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को छोड़कर बाकी सभी
कि जो साइन है वो पॉजिटिव होते हैं, सभी जो हैं सभी के जो साइन हैं वो पॉजिटिव लिए जाते हैं। तो इस तरह से आप कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को आसानी से समझ सकते हो, उसके साइन कन्वेंशन समझ सकते हो, जिससे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। आपको सिर्फ याद रखना है कि कॉनकेव मिरर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितने भी पार्ट होते हैं वो सभी नेगेटिव होते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, फोकल लेंथ हो, इमेज डिस्टेंस हो, या फिर हाइट ऑफ इमेज हो, या रेडियस ऑफ कर्वेचर हो। और कॉन्वेक्स मिरर में आपको ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को छोड़कर बाकी सभी की जो साइन कन्वेंशन होते हैं, साइन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। बच्चों, हम मिरर फार्मूला की बात करेंगे। मिरर फार्मूला चाहे कॉनकेव का हो चाहे कॉन्वेक्स का हो, एक ही फार्मूला दोनों के लिए कॉमन होता है। मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला एक ऐसा रिलेशन होता है जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में होता है। तो मिरर फार्मूला क्या हुआ? मिरर फार्मूला इज़ ए रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ, जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 1/u + 1/v = 1/f। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे स्फेरिकल मिरर के, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, तब आप इस तरह से फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है, उसे निकाल सकते हो। अब हम बात करेंगे मैग्नीफिकेशन की। मैग्नीफिकेशन को हम हमेशा स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन इज़ डिफाइंड एज द हाइट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। अगर हम उसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देखें तो फार्मूला क्या बनता है? m = hi/ho -v/u। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो m की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी और इमेज कैसी बनेगी? इरेक्ट एंड वर्चुअल। और अगर m = नेगेटिव है तो वो कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर होगा। तो कॉनकेव मिरर के लिए m की वैल्यू नेगेटिव होती है और इमेज हमेशा कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। बच्चों, अब हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूज़ हैं। तो कॉनकेव मिरर का पहला यूज़ होता है कि कॉनकेव मिरर इज़ यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट एंड हेडलाइट इन मोटर व्हीकल्स टू गेट द पावरफुल बीम ऑफ लाइट। कॉनकेव मिरर का यूज़ जो होता है वो सर्च लाइट में एज ए रिफ्लेक्टर या हेड लाइट में मोटर व्हीकल्स में किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि कॉनकेव मिरर एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड, इट इज़ यूज्ड बाय ENT डॉक्टर। E मीन्स ईयर, N मीन्स नोज़ और T मीन्स थ्रोट। तो ईयर, नोज़, थ्रोट, ENT डॉक्टर्स के थ्रू इसे यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? जिससे कि वो ईयर, नोज़ और थ्रोट को वो फोकस कर सकें। थर्ड होता है एज ए शेविंग मिरर। शेविंग मिरर के फॉर्म में इसका यूज़ क्यों किया जाता है? एज ए शेविंग मिरर इसका यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि जो कॉनकेव मिरर होते हैं हमारे फेस की एक मैग्नीफाइड इमेज प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 4 तो इसका यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो पेशेंट के टीथ की जो लार्ज इमेज को देख सकें। नंबर 5 होता है कि जो कॉनकेव मिरर का यूज़ सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए किया जाता है, जिससे कि सोलर कुकर, सोलर फर्नेस में हीट को प्रोड्यूस किया जा सके। अब हम बात करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस की। कॉन्वेक्स मिरर का पहला यूज़ एज ए रिफ्लेक्टर होता है इन स्ट्रीट लाइट, क्योंकि आपको बच्चों पता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो लाइट को डाइवर्ज कर देते हैं, जिससे वो लार्ज एरिया को इल्यूमिनेट कर देती है, लाइट अप कर देती है। और स्ट्रीट लाइट में इसका यूज़ इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रीट लाइट क्या करती है? लाइट को लार्ज एरिया तक फैला देती है। नंबर 2 इसका यूज़ होता है एज ए रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में इसका यूज़ एज ए रियर व्यू मिरर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वाई कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर। तो आपको वहाँ रीज़न बताना होगा, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो क्या करते हैं कि जो इमेज की, ऑब्जेक्ट की इमेज जो होता है उसको एक इरेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट की एक इरेक्ट इमेज प्रोवाइड करते हैं,
इन फ्रंट ऑफ इट, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जो भी, जैसे ड्राइवर है तो ड्राइवर के आगे इसकी एक इरेक्ट इमेज बनाते हैं। सेकंड, जो इमेज की साइज़ बनेगी वो ऑब्जेक्ट की साइज़ से बहुत ही छोटी होती है, इसलिए वो उसे ईज़िली देख पाते हैं। नंबर थर्ड ये होता है इसका रीज़न कि आपको पता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो थोड़े बाहर की ओर झुके होते हैं, मतलब कर्व्ड होते हैं, बाहर की ओर कर्व्ड होते हैं, झुके होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो उस एरिया का एक वाइडर फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे ड्राइवर लार्ज एरिया को कवर कर लेता है इन द स्मॉल एरिया, मतलब उस स्मॉल मिरर में उस पीछे के जो लार्ज एरिया होता है उसको कवर कर लेता है। इसके साथ साथ कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ एज ए सिक्योरिटी मिरर भी किया जाता है। बच्चों, बोर्ड में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर विदाउट टचिंग दैम। आप उन्हें टच किए बिना, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, या फिर वो प्लेन मिरर है, तो उसे टच किए बिना कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे अलग अलग बताओगे कि ये प्लेन मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। तो आप जो है मिरर के सामने खड़े हो जाओगे, अगर वो प्लेन मिरर होगा तो आपके फेस की इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनेगी, और आपकी जो साइज़ होगी ऑब्जेक्ट की वो सिमिलर होगी साइज़ ऑफ इमेज, मतलब जो आपका फेस होगा वो वैसा ही दिखाई देगा जैसा कि है। तो कहने का मतलब है कि प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो इरेक्ट एंड वर्चुअल होता है, और साइज़ ऑफ इमेज इज़ सेम एज द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपका फेस जो है जैसा है वैसा ही आपको दिखाई देगा। अगर वो कॉनकेव मिरर होगा तो कॉनकेव मिरर इरेक्ट और वर्चुअल इमेज तो देगा, लेकिन आपके फेस की वो लार्ज इमेज देगा, मतलब मैग्नीफाइड इमेज प्रोवाइड करेगा। और इसी के साथ साथ अगर वो कॉन्वेक्स मिरर होगा तो इरेक्ट एंड वर्चुअल तो देगा, लेकिन साइज़ होगी डिमिनिश्ड हो जाएगी, मतलब हमारा जो फेस होगा स्मॉलर दिखाई देगा।